हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आर ओ ई ओ का सिलेबस देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका जो पार्ट सेकंड है इसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट वन पर आएंगे। तो देखिए पार्ट सेकंड आपका किससे रिलेटेड है? पार्ट सेकंड आपका रिलेटेड है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एंड नियम। और ये कौन से वर्ष के? वर्ष 2009 के अधिनियम और नियम है, जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। यहीं से आपके एग्जाम में 40 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 40 नंबर के। अब देखिए जो पार्ट सेकंड है इसका हमने चैप्टर 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स के अंदर इसको बनाया गया है। तो यहाँ से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फिर हमने चैप्टर 2 बनाया, ठीक है। चैप्टर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। पार्ट सेकंड, ये दो लेक्चर्स इसके भी आ चुके हैं। आज हम इसका देखेंगे पार्ट थर्ड, ठीक है। तो आप क्या करें, पार्ट थर्ड देखने से पहले ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसको कंप्लीट कर लें, जो पार्ट सेकंड तक है। तो जिससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम आपको पता ही है कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 नंबर का पेपर होगा, 80 नंबर का आपका भाग आ आएगा, 40 नंबर का आपका भाग ब आएगा। इसी को हम पहले देख रहे हैं और ये 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप क्या करें, जल्दी से जल्दी मतलब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूट जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि यार इसको करें या नहीं करें, डाउटफुल है। अगर आप ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा बच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाग भाग में आपका ये सिलेबस पूरा का पूरा दे रखा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में तो आपका आएगा एक राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और नियम, और इवनिंग में हम लेकर आएंगे एक शहरी योजना, ठीक है। तो ये हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे रहेंगी आज से। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये जो राजस्थान नगर पालिका शासन नियम क्रय, ये भी एक अलग से इनको भी बता दिया जाएगा। तो जिससे ये 3 पार्ट के अंदर आपका ये जो भाग बा है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। और साथ में हम इसके MCQ भी लाते रहेंगे, तो और जिससे आपकी और ज़्यादा अच्छी तैयारी होती रहे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को एनरोल कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आ जाइए, तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एवं नियम, इसकी जो अधिनियम संख्या है कौन सी? 18 है। ये बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। अपन ने कैसे याद करा था? 9 इंटू का 2 करेंगे तो इसकी अधिनियम संख्या तक पहुंच जाएंगे 18, ठीक है। तो यही इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो हम कर चुके थे पार्ट में। जिसने भी नहीं देखा वो यहाँ से देख ले, कंप्लीट कर लेना। अब हम इसका करते हैं आज से जो धारा 11 है, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, रुको मैं अपने आप को भी ले आता हूँ इसमें, कॉपी, ठीक है। इनको पेस्ट करते चलेंगे बाद में धीरे धीरे। अब देखिए स्टूडेंट्स, धारा 11 क्या कह रही है? धारा 11 कह रही है नगर पालिका के लिए निर्वाचन, ठीक है। नगर पालिका के लिए जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है, तो जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो किस में निहित होंगी? तो वो किस में निहित होंगी? राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। इलेक्शन से रिलेटेड सभी पावरें किसके पास होंगी? राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। धारा 1 ये कह रही है। उपधारा यहाँ पे पढ़ लीजिए। नगर पालिका के लिए कराए जाने वाली सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा उपधारा क्या करिए, किसी नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन वो कैसे कराया जाएगा? धारा 7 में निर्दिष्ट अवधि में समाप्ति से पूर्व। अब धारा 7 में क्या कह रखा है, कौन सी अवधि बता रखी है? धारा 7 में कह रखा है कि जिस दिन, जैसे मान लीजिए एक नगर पालिका गठित होती है, ठीक है, उसकी फर्स्ट मीटिंग से वो कब तक? 5 ईयर्स तक बनी रहती है ना। तो फर्स्ट मीटिंग से लेके 5 साल तक क्या होती है? एक नगर पालिका बनी रहती है। तो ये 5 साल कंप्लीट होने से 6 मंथ पूर्व से, ये 5 साल के बीच का जो पीरियड होता है ना, लास्ट के जो 6 महीने बचे होते हैं, उसके अंदर आपको इलेक्शन कंडक्ट करा लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी अवधि बता रखी है? फर्स्ट मीटिंग से 5 साल वाली अवधि बता रखी है धारा 7 में। और इसके जो लास्ट के जो 6 महीने बचेंगे उसमें हम क्या होंगे? इलेक्शन कंडक्ट करा लेंगे। नेक्स्ट किसके लिए? नेक्स्ट नगर पालिका के लिए, ये वाली बात कह रहा है, ठीक है। आ जाइए धारा 2 देखते हैं।
उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाएगा, जो चीज़ आपको यहाँ बता दी है, ठीक है। परंतु जहाँ में क्या है, जैसे मान लीजिए अभी लास्ट के 6 महीने पहले, मतलब 5 महीने बचे हैं हम लास्ट में, ठीक है। ये पूरा पीरियड है ना, ये फर्स्ट मीटिंग से लेकर 5 ईयर, अब 5 मंथ्स बचे हैं लास्ट 5 मंथ्स बचे हैं। और अब हमने क्या करा, एग्जिस्टिंग नगर पालिका विघटित हो गई है, तो अब क्या होगा, ये जो 5 मंथ के लिए क्या नए इलेक्शन कराए जाएंगे? नहीं, इस जो रिमेनिंग लास्ट के 6 महीने हैं उसके लिए नए इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं। अगर उससे पहले वो विघटित हो जाती है तो हम वो रिमेनिंग पीरियड्स के लिए नई नगर पालिका का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो लास्ट के जो 6 महीने हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई नए इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराएंगे, ये वाली बात कर रहा है। और जो विघटित हुई है नगर पालिका वही उसमें बनी रहेगी। आ जाइए यहाँ पढ़ भी लीजिए। परंतु जहाँ शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित नगर पालिका बनी रहती है 6 मास से कम है, 6 मास से कम पीरियड बताया ना, 5 महीने जो मैंने बताया, 6 मास या 6 मास से कम, वहाँ ऐसी अवधि के लिए नगर पालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। तो रिमेनिंग पीरियड के लिए हम कोई नया इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराएंगे। आ जाइए उपधारा 3 देखिए। उपयुक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार क्या करेगी, ऐसी तारीख या फिर तारीखों पर जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करेगी। धारा 3 ये कह रही है। धारा 4 क्या कहती है, जब कोई नई नगर पालिका स्थापित होती है तब वह यथा संभाव नगर पालिका के साधारण निर्वाचन से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित की जाएगी। वो तो सिंपल सी बात है, सब समझते हैं ना। राज्य सरकार जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध किया जाए, ये आयोग को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगी। एक्चुअली क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए अब जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको कर्मचारी भी चाहिए, कौन कराएगा? तो राज्य सरकार ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करवाती है, ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो ये वाली बात करी गई है ना, द्वारा सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो। तो ऐसे कर्मचारी वृंद कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। किसको उपलब्ध करवाएगी? राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवाएगी। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, धारा 12 में क्या लिखा हुआ है, देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके किस तरीके से एक्ट होंगे, किस तरीके से वो कार्य का इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसके बारे में इसमें बता रखा है। प्रत्यायोजन मतलब इम्प्लीमेंट करना। इस अधिनियम में तदधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का पालन ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों के यदि कोई हो अध्याधीन रहते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाए किसी उप निर्वाचन आयुक्त या फिर यदि कोई हो तो द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा उनका प्रत्यायोजन किया जाएगा, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन कौन करेगा? उप निर्वाचन आयुक्त हो सकता है या फिर राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव होगा, उसके द्वारा ये क्या होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन किया जाएगा। तो ये दो नाम याद रख सकते हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली, ठीक है। अब प्रत्येक वार्ड के लिए क्या बनाया जाएगा? निर्वाचन नामावली बनाई जाएगी, ये सब आप जानते ही हैं। तो इसके लिए क्या होगा, जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा उसके द्वारा राज्य सरकार या फिर किसी स्थानीय प्राधिकारी का ऐसा अधिकारी होगा जिसे ये इस कार्य के लिए क्या होंगे, नाम निर्दिष्ट किया जा सके या पदभारित करेंगे। फिर वो क्या करेगा, वो निर्वाचन नामावली तैयार कराएगा, ठीक है। तो ये काम कौन करा रहा है? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जो राज्य सरकार या फिर किसी स्थानीय प्राधिकारी का ऐसा अधिकारी हो सकता है जिसको इस काम के लिए अपॉइंट किया जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरी क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी या फिर पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतलब विहित समझे कि निर्बंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को नियोजित कर सकेगा जो वो ठीक समझे। अब देखिए धारा 13 की उपधारा 3 क्या कह रही है। धारा 13 की उपधारा 3 ये कह रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके कृत्यों के पालन में सहायता हो सके, हेल्प हो सके, इसके लिए एक या एक से अधिक व्यक्ति को सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा, ठीक है। कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ठीक है। तो इसके क्या कार्य होंगे? इसके कार्य होंगे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त जितने भी कार्य होंगे, कृत्य होंगे, तो उनका पालन करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या कर रहा है, धारा 14 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की डेफिनेशन पूछी गई है। जो पहला पॉइंट
18 वर्ष से अधिक आयु का है वो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वो यहाँ का मामूली निवासी मतलब रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए, मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। तो अगर ये दो क्वालिफिकेशन कोई फुलफिल कर रहा है तो वो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। परंतु यहाँ पर देखिए कुछ पेच फंसते हैं। क्या, यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रखा है, परंतु यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बंदा है जो बाहर से आके यहाँ रहने लग गया, तो ये क्या मामूली तौर पर निवासी होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये एक बंदा है, ये यहाँ रहता था कई सालों से, अब ये यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ चला गया, तो क्या ये यहाँ का मामूली निवासी, यहाँ पर माइग्रेट कर गया, अब यहाँ पे नहीं रहता इस जगह पर, तो क्या ये इस जगह का मामूली निवासी है या नहीं है? तो हाँ, ये यहाँ का मामूली निवासी है, यहाँ से गया ही तो है, टेम्परेरी तो गया, वापस आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, आज ही उनको पढ़ लेते हैं जिससे आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कौन व्यक्ति यहाँ का मामूली निवासी होगा और कौन नहीं। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण से कि वह किसी वार्ड में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या केज रखता है, यह ना समझा जाए कि वो उस वार्ड का मामूली तौर पर निवासी है। ठीक है, तो हमें क्या है, इस बंदे को मामूली तौर पर निवासी नहीं समझना जो यहाँ के रहने लग गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने मामूली निवास स्थान से अपने आप को अस्थायी रूप से, अस्थायी है ना, टेम्परेरी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण से यह ना समझा जाए कि वह वहाँ का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है। अगर कोई टेम्परेरी रूप से यहाँ चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब यहाँ का मामूली निवासी नहीं है, वो अभी भी यहाँ का मामूली निवासी है। ठीक है, जो कोई व्यक्ति जो मानसिक रोग या मनोवैक्य या लंबे उपचार वाली किसी अन्य रुग्णता, किसी बीमारी से पीड़ित है ना, या फिर चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थान पर चिकित्साधीन है, मतलब किसी, मतलब कोई अपना जांच करवा रहा है किसी हॉस्पिटल में रहकर, या किसी स्थान में कारागार या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, मतलब किसी को जेल हो गई है किसी एक जगह पर। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक जेल है, ठीक है, जेल कहाँ पर, जयपुर में है मान लीजिए, तो ये मान लीजिए पंजाब से आया बंदा, तो पंजाब से आके जयपुर में यहाँ पे जेल में बंद है, तो क्या ये यहाँ का मामूली निवासी हो जाएगा क्योंकि ये इस एरिया के अंदर है? नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाले व्यक्ति क्या होंगे, ये यहाँ के मामूली निवासी नहीं हो जाएंगे क्योंकि बाहर से आके माइग्रेट होकर किसी ना किसी कारणवश से यहाँ रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के मामूली निवासी हो गए, है ना, तो यहाँ के मामूली निवासी नहीं होंगे। देखो यहाँ पर किसी होटल आदि में आकस्मिक स्थिति के रूप में रह रहा है, उसके बारे में केवल इस कारण यह ना समझा जाएगा कि वह यहाँ का मामूली तौर से निवासी है। तो ये वाले व्यक्ति यहाँ के मामूली तौर से निवासी नहीं है, ये वाले व्यक्ति यहाँ के मामूली तौर से निवासी नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ये वाले व्यक्ति मामूली तौर से निवासी रहेंगे। आ जाइए आगे चले। देखिए यदि किसी मामले में यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कौन सा प्रश्न उत्पन्न होगा, जैसे किसी की क्वालिफिकेशन अर्हता तो उससे रिलेटेड, तो राज्य सरकार द्वारा नियमित बनाए गए अवधारित किया जाएगा, जो भी नियम कानून बनाए गए उसके बेसिस पे ही फिर उसको वहाँ का मामूली निवासी घोषित किया जा सकता है, या फिर उसको नियमों के अधीन मतलब बाहर भी किया जा सकता है। तो ये वाली चीज़ बता रहा है। संसद का या राज्य के विधानमंडलों का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय, जैसे मान लीजिए अपने निर्वाचन के समय जिस वार्ड की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अब वो यहाँ से एब्सेंट चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो उसकी बाबत इस कारण यह वह सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस वोट से अनुपस्थित रहा है। अब यहाँ देखिए एब्सेंट चल रहा है, तो एब्सेंट चलने के कारण उसको यहाँ पर मामूली निवासी होगा या नहीं होगा, तो वो एब्सेंट ही तो हुआ है भैया, वो कुछ काम से किसी कारणवश गया है, वो वापस आ जाएगा, तो यहाँ का मामूली निवासी तो फिर भी रहेगा। ठीक है, यह ना समझा जाए कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है। ठीक है, एब्सेंट होने का कारण मतलब ये नहीं हो सकता कि वो निवासी नहीं रहा है, वो तब भी यहाँ का निवासी है। ठीक है, ये निवासी है। इस धारा के प्रयोजन के लिए अर्हता की तारीख, अर्हता क्वालिफिकेशन की जो तारीख है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, देखो ऐसे कैलकुलेट की जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किस दिन 18 प्लस हो रहा है। 18 वर्ष हमें चाहिए क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर वाला ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जिस वर्ष में वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उस वर्ष की जनवरी का पहला दिन अभिप्रेत है ना, तो यहाँ पे क्या देखा है, 1 जैन देखा जाएगा, 1 जनवरी देखा जाएगा, 1 जनवरी को वो 18 तारीख का हो रहा है या नहीं। अगर वो नहीं हो रहा तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बताया, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं हुआ। कैसे, देखो ऐसे समझिए, आप ऐसे, आप जयपुर में रहते हैं मान लीजिए, ठीक है, अब जयपुर में भी आप एक वैशाली नगर में रहते हैं
और आप रहते हैं सीतापुरा दूसरे घर, ठीक है। अब ये जो वैशाली वाला एक अलग वार्ड है और ये वाला अलग वार्ड है, तो आप मामूली निवासी इन दोनों में से एक जगह के होंगे। जैसे मान लीजिए आप वैशाली नगर के मामूली निवासी हैं, तो क्या आप यहाँ वैशाली नगर की जगह पर आप सीतापुरा में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि आप जहाँ का मामूली निवासी होंगे वहीं अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, ठीक है। आप एक बार में एक जगह का ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एक ही बार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। जैसे आप वैशाली नगर के साथ आप सीतानगर में भी आपका मन कर रहा है कि वैशाली नगर में वोट देने के बाद में सीतापुरा जाके वहाँ के इलेक्शन में भी वोट दे के आ जाऊँगा, तो नहीं, आप एक जगह ही वोट दे पाएंगे, ठीक है, बार बार नहीं दे सकते। और जैसे मान लीजिए आप वैशाली नगर में रहते हैं, तो यहाँ पर आप ये नहीं है कि आप दो तीन रजिस्ट्रेशन करा लें, एक राम, श्याम, मुकेश, आप अपने 3-4 नाम रख लें और 3-4 नामों से आप यहाँ पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा लें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप एक ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एक ही आईडी से करा सकते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति एक आईडी, मतलब जो आपकी खुद की मेन आईडी होगी, ओरिजिनल आईडी होगी, उसी से करवा पाएंगे। नकली आईडी से करवाएंगे तो आप जेल के चक्कर काटेंगे, है ना। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा, ठीक है। आज अभी हम धारा 14 देखिए। धारा 14 क्या कह रहा है? निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत के लिए निरर्हताएं, मतलब अनक्वालिफिकेशंस, है ना। अनक्वालिफाई कैसे किया जाएगा? पहला पॉइंट कह रहा है कोई भी व्यक्ति वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है, भारत का नागरिक नहीं है, या बांग्लादेश से आ रहा है, या पंजाब जैसे म्यांमार से आ रहा है, श्रीलंका से आ रहा है, किसी और दूसरे देश से आ रहा है, तो वो क्या यहाँ पे निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार होगा? नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? विकृत चित्त, ठीक है, या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, मतलब अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, तो वो भी यहाँ पे क्या होगा? क्वालिफिकेशन के लिए हकदार नहीं होगा, भारत का नागरिक नहीं होगा, उसको भी यहाँ पर क्या होगा? अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। निर्वाचकों के संबंध में भ्रष्ट आचरण, अगर जैसे मान लीजिए कोई भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया जाता है या अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान के लिए तत्समय निरस्त होगा, ठीक है, मतदान के लिए उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है यहाँ पर रजिस्ट्रीकरण के पश्चात जो कोई व्यक्ति ऐसे निरस्त हो जाता है, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज़ पाई जाती है उसकी, तो उसको क्या है? अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसका नाम इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा। परंतु किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में जिस व्यक्ति का नाम उपधारा 1 के खंड ग के अधीन निर्भरता के कारण काटा गया है, यदि ऐसी निर्भरता उस कालावधि के दौरान जिसमें ऐसी नामावली प्रवर्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है, तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल में उन्हें पुनः प्रविष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मान, वो तो आप समझ ही गए होंगे क्या बात कर रहा है, ठीक है। वैसे समझ जाइए कि अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसका नाम काटा गया है और बाद में पता चला हमने गलत काट दिया, तो उसको वापस से क्या होगा? एंटर करा लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, धारा 15 क्या कह रही है? मिथ्या घोषणा करना। जैसे मान लीजिए मिथ्या घोषणा का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने सब कुछ अपने बारे में झूठ बताया है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर तक की जेल हो सकती है, या फिर प्लस इसमें 2,000 रुपये तक, मिनिमम कम से कम 2,000 रुपये का और मैक्सिमम कितना? 2,000 से लेके 5,000 रुपये तक का उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। तो 1 साल तक की जेल या फिर 2,000 से लेके 5,000 रुपये तक का उसको जुर्माना लगाया जा सकता है ऐसे व्यक्ति पर जो कोई मिथ्या घोषणा कर रहा है। ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। धारा 16 देखते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हमने पीछे पढ़ा ही था कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, तो आज ही उसके बारे में देखते हैं। एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदभारित या फिर नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। अब देखिए इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य में इस अधिनियम के अधीन समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा। राज्य में इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के संचालन का या फिर पर्यवेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करेगा। ऐसे अन्य शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा जिसका राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश देगा। तो ये सब किसके काम होंगे? ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट धारा 17, देखो यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी, इससे पहले क्या पढ़ा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये तो मेन होगा, उसके सबऑर्डिनेट के रूप में कौन होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, जो जिलों में अपॉइंट किया जाएगा। तो क्या होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर राज्य सरकार जिला निर्वाचन अधिकारी की अपॉइंटमेंट करेगी। अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारियों की ज़रूरत है, तो वो एक से ज़्यादा जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो वो सब बातें यहाँ बताई गई हैं। आ जाइए इसके कार्य देखते हैं। देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण मतलब उसके अंडर कंट्रोल में रहकर निर्देशन नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन रहते हुए नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संचालन के संबंध में सभी कार्यों का समन्वय कोऑर्डिनेशन और पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन करेगा। तो ये किसका काम होगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रहते मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सबऑर्डिनेट रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के ये सब कार्य हो रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उस द्वारा उसे सौंपे जाएंगे। वो सारे काम उसे करने होंगे, एक तरीके से सबऑर्डिनेट है, सारे काम करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया है। अब देखिए धारा 18 क्या कह रही है। धारा 18 कह रही है स्थानीय प्राधिकारियों अधिक कर्मचारी वृंद का उपबंध कराया जाना। ठीक है, तो मतलब वही है कि जितने भी जो इलेक्शन कमीशन जो भी कंडक्ट कराएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इनको क्या होगा, मेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब कौन प्रोवाइड कराएगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगा। आ जाइए उसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे अपेक्षित किया जाने पर किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराए जाएंगे जो निर्वाचक नामावलियों की तैयारी पुनरीक्षण से संबंधित संयुक्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हों। उपधारा 3 में विनिर्देश प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे अपेक्षित किए जाने पर किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराया जाएगा जो निर्वाचन से संयुक्त किन्हीं भी कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो। प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, जैसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी कोई भी अन्य संस्था समुत्थान उपक्रम जो किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या फिर सारता वित्त पोषित हो। तो ये बोल रहा है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर धारा 19 देखते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा यार गला से हो रहा है, तो ऐसा करते हैं यार धारा 19 से है ना अपन आगे देखते हैं बाद में। तो अभी वीडियो को यहीं पोस्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं गला भी वो कर लेता हूँ, गरारे कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।